अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, धरना जारी है जमात इस्लामी का और मुज़ाकरात का दूसरा दौर था और उसमें एक चीज़ के ऊपर डेडलॉक ख़त्म हुआ है कि जिन अरकान को गिरफ़्तार किया गया है उनको रिहा किया जाएगा। 35 के करीब ये अरकान हैं जमात इस्लामी के जिनके बारे में कहा गया है कि इनको रिहा किया जाए। दूसरा, आज एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि कूड़ा टैक्स पंजाब गवर्नमेंट लगाने जा रही है और कहीं से कुछ नहीं मिला तो कूड़ा आ गया, और वो कूड़ा जो कि घरों से उठाती भी नहीं है। LWMC की गाड़ियाँ या जो भी है, एक सेंटर पॉइंट रखा होता है, वहाँ पर अगर पहुँचेगा तो वहीं से उठाया जाएगा। लेकिन अब कूड़ा टैक्स लगा दिया गया है। हर घर से माहाना तौर पर जो है वो 200 से तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये तक, बड़े घरों तक ये जब पहुंच जाएगा तो इतने पैसे वसूल किए जाएंगे। तो ये एक चीज़ समझ से बाहर है कि कौन कौन सी चीज़ पर जो है हुकूमत टैक्स लगाने जा रही है। मेरे ख्याल में एक वक्त ऐसा आएगा कि सिर्फ आपकी सांस जो आप ले रहे होंगे ना, उस सांस पर भी हुकूमत का होल्ड होगा। मोबाइल पर तो आ गया, फायरवॉल लगा दिया, आप जो मैसेज करेंगे वो देखेंगे वो, और अब सांस पे रह गए बस, और वो आने वाले दिनों में वो भी आ जाएगा। एक तरफ कूड़ा टैक्स अवाम पे लगा है तो दूसरी तरफ जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी मरात में मज़ीद इजाफा हुआ है। 15 रुपये पर किलोमीटर पहले वो ले रहे थे, चार्ज कर रहे थे गवर्नमेंट से अपने सफ़र का, कि जैसे कि बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, महान काम करने के लिए असम्बली आते हैं, और अब वो बढ़ाकर 25 रुपये पर किलोमीटर कर दिया गया है। उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है वो बढ़ा दी। एयर टिकट्स 30 कर दी गई हैं। क्या क्या सोचूं, क्या क्या आपको बताऊं, और इस पर बात करने के लिए आज अपने प्रोग्राम में मधु की आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर तजियाकार हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे, और नदीम बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवाए वक्त से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनको भी वेलकम करेंगे। तो सबसे पहले नदीम बसरा साहब मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं, मेरे करीब बैठे हुए हैं, तो करीबी मामला है, कूड़ा टैक्स लग गया है और इसी से ही आगाज़ कर लेते हैं। नदीम साहब, कुछ समझ में नहीं आया तो कूड़े पे टैक्स लगा दिया। पहले तो वो जो बिल के अंदर जो टीवी वाला टैक्स आता था उससे हम लोग जो है वो जान नहीं छुड़ा पा रहे, तो अब जो है ये कूड़ा टैक्स आ गया। बहुत शुक्रिया जी उमर साहब, आपने बज़ाहिर जो चीज़ें बयान की हैं ये तो देखिए एक सितम ज़रीफ़ी है मुल्क के अंदर कि सियासत के अंदर इतना गंद पड़ा हुआ है, तो वो कूड़ा टैक्स तो सियासतदानों पे लगना चाहिए, ये अवाम पे लगा रहे हैं। इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में सबसे अहम किरदार जो है वो जिन्होंने ज़्यादा हुकूमतें संभाली, ज़्यादा मुद्दत उन्होंने दुरानिया अपने जितनी भी उनका टेन्योर रहा है उनके अंदर रहा है, उन्होंने देखे कुछ ना हासिल हुआ तो अवाम जो पहले बिजली के बिलों पे आप बेरोज़गारी देख ले, आप महंगाई देख ले, अब कूड़ा टैक्स, और कूड़ा टैक्स से एक मजाक सा लग रहा है कि केस लग रहा है, और ऐसे लग रहा है कि यार ये देखे वो आप अवाम को कोई रिलीफ तो दे नहीं रहे। भाई कूड़ा तो पहले भी वो ये कहते कि मुल्क का कूड़ा जो है ना इसको साफ करना चाहिए। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई इसकी जो है वो, हम लोग तो कूड़ा किसी बाहर वाले बंदे से उठवाते हैं, हर बंदा यही उठवाता है कि वो गधा गाड़ी पे अपनी आता है, बहाना उसको 200-400 रुपया देते हैं तो कूड़ा उठा के ले जाता है। गवर्नमेंट वाले तो वैसे ही कहीं नज़र नहीं आते हमें। गवर्नमेंट वाले तो आप कह लें कि वो तो एक ना जिसे कहते हैं डांग टपाओ पॉलिसी पे है, कहीं बाहर ना निकल आए। बाहर निकलेंगे तो मुझे लगता है ये कूड़ा टैक्स लगाया ना, कोई ऐसा कोई जिसे कह लें कि मुतशद्दद बंदा उनके सामने आ गया तो उन्होंने वही कूड़ा टैक्स उठा के उस पॉलिटिशियन के मुंह पे लगा देना। हाँ। होना ये चाहिए मुल्क के अंदर कि जो आपके इस वक्त मुल्क के मसाइल हैं उस पर आके तमाम सियासी जमातें कौम को एतमाद में लें, एड्रेस करें। ये तो एक दबाव है, उस दबाव के अंदर अगर आप मज़ीद और दबाव डालेंगे तो लोग फिर देखें उसका हर अमल का एक रद्द अमल है। ये जो आपने शुरू में बताया कि जमात इस्लामी का धरना, ये भी हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एक रद्द अमल है। अगर आज वो ना निकलते तो अवाम, मेरा ख्याल है कि इनका भी जिसे कहते हैं कि वो इनको भी साइड पे कर देती। जमात इस्लामी जिसका मोटो यही रहा है कि वो हमेशा से लोगों की फलाह की बात करती है, वो उस पर सारी चीज़ों। अब पंजाब जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है और आप मसाले बनाते हैं कि KP के जी ऑरेंज ट्रेन जो है वो हमारी उन्होंने चुरा ली, सिंध में जो है वो हमारी जो है मेट्रो उन्होंने चुरा ली है, बलूचिस्तान में जो दाने स्कूल लगने जा रहे हैं। भाई फिर आप इसका मतलब है कि कूड़ा टैक्स जो लगा रहे हैं आप तकवीत दे रहे हैं दूसरे सूबों को कि भाई आप जाएं और जाके वहाँ से अपना जो है ना ये एक उन्होंने एक नई टर्म यूज़ किया है। तो मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ साहिबा
काम बाजार तो अच्छा कर रही है, लेकिन जो उनके कूड़े वाला काम नहीं सही किया हुआ है। मुशीर है ना, मुझे लगता है कि उनके जो कानाफूसी होती है ना, वो उनको उनकी शोहरत को जो है ना वो खराब करने के पीछे सर पैसे इकट्ठे करने के चोंचले हैं, और इससे कितना पहले दुकानों पे टैक्स है, छोटी दुकानों पर, और अब कूड़ा टैक्स लग जाएगा। आरिफ चौधरी साहब किस तरह से देख रहे हैं आप, आपके घर पे जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स आएगा, कूड़ा टैक्स जो है वो कचरा जो गवर्नमेंट उठाती भी नहीं है आपके घर के बाहर से, उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप जो है वो कूड़े के किस तरह देख रहे हैं इन तमाम पॉलिसीज़ को? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि मेरे भाई ने कहा कि जी वो तो बहुत अच्छा कर रही हैं, असल में उनके जो शीरान हैं वो फलां, ऐसा नहीं होता। ये वही होता है जो मैदान में क़यादत कर रहा होता है। डॉक्टर मुबशर हसन की किताब जो थी प्यारा इनकलाब, उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि तहरीक उसी की होती है जो क़यादत करता है। अब कंपनी जिस तरह का बंदा होगा उसी तरह की उसकी कंपनी होगी, जिस तरह का कोई लीडर होगा उसी तरह के उसके मशीर होंगे। एक तो एक बात। दूसरी बात यह है कि ये बात उस वक्त लोगों को समझ नहीं आती थी। काफ़ी मेरे इसमें बहुत सारे लोग जो थे वो इमरान खान की बातों को समझते थे कि ये एक ही बात। मेरे पास भी जब वो आए, मैं जब सदर था बात का, तो मैंने उन्हें कहा जी आपका तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि जी आप कहते हैं जी इन डाकुओं को, चोरों को जनाब मैं छोड़ूंगा नहीं, आपके इसके अलावा आपके पास क्या है? तो अब लोगों को पता चल रहा है कि जो उनकी मुसीबतें हैं, जो उनके साथ जो कुछ हो रहा है, आज अगर नानो नुक्का से वो महरूम है, नाने शबीना से महरूम है, तो उसकी बुनियादी वजह यही लोग हैं जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। और ये इनकी पॉलिसियाँ जो हैं वो अपने घरों को भरने वाली पॉलिसियाँ हैं। मिसाल के तौर पर बिजली अगर हमें महंगी मिल रही है और दुनिया में कहीं भी इस तरह की इतनी महंगी बिजली नहीं है, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये सारी रकम जो है 38% जो है ये जा रही है नवाज शरीफ साहब की फैमिली को। इसी तरह फिर उसमें आगे चलते चलते सारे आ जाते हैं। और कैपेसिटी चार्जेस जिसकी किसी ने वजाहत बड़ी खूब की कि भाई आप आम आदमी को भी ये बताया गया और समझना चाहिए कि आपके पास, यानी मैं इमरान रियाज की मिसाल को बारो कर रहा हूँ कि आपके पास एक थैला है, उस थैले में 10 किलो यानी आटा डालने की कैपेसिटी है, और दुकानदार के पास आप जाते हैं तो आप उससे कहते हैं कि जी मुझे 4 किलो आटा चाहिए। दुकानदार 4 किलो आटा दे के और उसके बाद आपको कहता है कि भाई ये 10 किलो आटे की मुझे कीमत अदा कर दें। आप उससे पूछते हैं कि जी ये 6 किलो है, ये कीमत मैंने तो आपसे 10 किलो नहीं दिया। तो वो कहता है कि ये बाकी 6 किलो यही इसकी कैपेसिटी थी जो ये कर सकता था। यानी थैला जो था जिसमें 10 किलो भरा जा सकता था, अब आपकी मर्जी है आप भराए ना भराए, थैले की कैपेसिटी तो ये थी। अब ये जितने लोग हैं, आम आदमी को भी बात समझ आ रही है कि सबने ये वायदा किया कि भाई पाकिस्तान में बिजली पैदा हो ना हो, बाहर से हम नाकारा किस्म के ये प्रोजेक्ट लगा के और उसके बाद फिर यानी कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे पाकिस्तान के अवाम का खून इस तरह चूकते रहे कि आखिरी सांस, जिस तरह मेरे दोस्त कह रहे थे, वो भी उनसे हम यानी उस पर भी। ठीक है आरिफ चौधरी साहब, बिजली का आपने जिक्र किया, इजाफा है बिजली की कीमतों के अंदर, और इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक ही जमात है, जमात इस्लामी, जो कि जो है वो धरना दिए हुए है। आज कुछ लचक दिखाई गवर्नमेंट ने, लेकिन वो लचक भी मौजूदा हालात पर थी, लेकिन बाकी मामला जूं के तूं हैं। सिर्फ 35 अरकान को रिहा करने के बारे में कहा है कि हम सोचेंगे और कर भी देंगे। जो बाकी मुतालबात हैं, जो एक्चुअल मुतालबात है, उन पर कोई भी गुफ्तगू नहीं की गई है। जो कि बिजली के बिल है, जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, बिजली की तकसीम कार कंपनियों के, वो भी उनको देने पड़ते हैं। जिस तरह से आरिफ चौधरी साहब ने मिसाल दी कि 10 किलो आटे के थैले में अगर 4 किलो डाल देंगे तो वो 6 किलो जो नहीं डाला उसके भी पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी थी, आपने तो नहीं डलवाया।
और यही बिजली की तकसीमकार कंपनीज भी करती हैं कि अगर आपने बिजली नहीं बनानी, हमारी 700 मेगावाट की अगर कैपेसिटी है तो हमने 200 मेगावाट बनाया है तो 500 मेगावाट हमें दो पैसे भाई 700 के, क्योंकि हमारी कैपेसिटी थी, आपने नहीं बनवाई तो उसमें हमारा क्या कसूर है। अमीरुल अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान के, और इनसे जानते हैं धरने की सूरत हाल क्या है, मुज़ाकरात आज हुए और वहाँ पर क्या गुफ्तगू की गई है। ये हिस्सा भी थे उस कमेटी का जिस कमेटी ने अतार ताड़र साहब के साथ आज मुज़ाकरात किया। अमीरुल अजीम साहब, सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे सर आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुज़ाकरात हुए आज आप उस कमेटी का हिस्सा थे, तो क्या अंदरूनी कहानी थी, किस तरह से बात हुई, क्या रवैया था गवर्नमेंट का आपके मुतालबात के ऊपर? गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छी तरह से सुना और उनके पास कोई दलील नहीं थी जो हमारे मुतालबात के हवाले से वो कोई बयान करते। उन्होंने असूली तौर पे हमारे हर मुतालबे की हमायत की और सिर्फ एक लॉजिक था कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फिजिकल स्पेस नहीं है। वो भी हमने उन्हें बताया कि भाई हम ये कह रहे हैं कि आप नीयत ठीक कर लें, आपको ये स्पेस मिल जाएगी। हम चाहते हैं कि लोगों को उनका हक दिया जाए, हम खैरात नहीं मांगना चाहते। ये जो सब्सिडी के जरिए लोगों को चक्कर दे देना है और इधर उधर से पैसे आपके एक जेब के बजाय किसी दूसरी जेब से निकाल कर जो है वो आप इंडस्ट्री को और ये जो IPPs को दे देना है, इसको बंद करें और मुफ्त बिजली बांटना और मुफ्त बिजली के ऊपर पैसे देना ये सब खत्म कर दें तो आपको खुद ब खुद स्पेस मिल जाएगी। अब वो कहते हैं जी ठीक है, ये बातें तो हमारी भी समझ में आ रही हैं, लेकिन कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने टेक्निकल कमेटी कहा कि हम बनाते हैं, करते हैं और उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। तो हम इंतजार करेंगे कि जी टेक्निकल कमेटी ने क्या कहती है। लियाकत बलोच साहब ने वहाँ बहुत पते की बात बताई कि जो टेक्निकल लोग होते हैं ये आपके इशारे के मुंतजिर होते हैं कि आप जिस तरह का इशारा करेंगे ये उस तरह की तफसीलात आपको निकाल कर दे देंगे। आपने अगर उनको सही इशारा ना किया तो ये आने बहाने आपको किसी और काम में फंसा देंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं जी। अच्छा अमीरुल अजीम साहब, जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम में लोग थे, आपको लगता है कि उनको जो है वो कुछ सैर हासिल मुतालबात को हल करने की तरफ गामजन करने के लिए भेजा गया था, या फिर वो सिर्फ इसलिए आए थे कि किसी तरह से ये धरना जो है उसको डिमोलिश कर दिया जाए, उसको उठा दिया जाए, किसी तरह ये घर चले जाएं, मामला हमने नहीं सुनने? वैसे हर हुकूमत ये करती है, वो समझती है कि हमने मुज़ाकरात कर लिए, हमने तस्वीरें बना ली और फिर उसके बाद शायद मामला कंट्रोल हो जाएंगे। ये तो उन्हें मालूम हो चुका होगा आज की मीटिंग में कि हमें कोई मतलब तस्वीर खिंचवाने का या मुज़ाकरात करने का शौक नहीं है। हमें तो आवाम का हक लेकर देना है और जब तक ये नहीं दिया जाएगा तो हम धरने में बैठे हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक तर्ज अमल और हिकमत अमली आएगी। अच्छा अमीरुल अजीम साहब, आपको पेशकश भी की गई है। कल फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि अगर तो धरना मज़ीद कामयाब बनाना है तो उसमें दीगर पार्टीज़ को भी शामिल करना पड़ेगा और PTI के साथ भी उन्होंने कहा जी कि अगर बात हो जाती है तो धरना और मैसिव हो जाएगा। तो धरने की इस्तेदाद को, लोगों की तादाद को बढ़ाने के लिए कोई कोलैबोरेशन हो सकती है या फिर ये सोलो जमात इस्लामी का वेंचर रहेगा? मैं ये समझता हूँ कि ये बाकी पार्टियों को सोचना चाहिए, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो चाहे हमारे साथ शरीक हो जाए, नहीं हो सकती तो खुद धरने दें। मतलब ये अवामी मसाइल हैं, PTI को या किसी और पार्टी को चाहिए कि हम अगर यहाँ लियाकत बाग में बैठे हैं वो किसी और जगह पर बैठ जाएं, वो अवाम की आवाज़ बने, तर्जुमानी करें। मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसों से और सोशल मीडिया के लिए अवाम की तर्जुमानी नहीं हो सकेगी। अब आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। हमारे साथ आ जाएं, चले हमारे साथ ना आए, लेकिन खुद तो स्टेट बनाएं, संभालें, आवाम को बाहर गलियों से, मोहल्लों से और अपने मकानात से निकाल कर सड़कों पर लेकर आए। अच्छा सर, बताइएगा कि कितने दिन का मार्जिन लिया है गवर्नमेंट ने आप लोगों के मुतालबात को हल करने के लिए? देखिए, उन्होंने तो हमें कहा है कि जब कल कमेटी की मीटिंग करके तो आपको बताएंगे। हम तो कल ही के मुंतज़िर हैं। दिनों को क्या, ये तो अब घंटों के अंदर मामला को रिजॉल्व होना चाहिए। अच्छा, लियाकत बलोच साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बोला कि 10 मुतालबात नहीं है, हमने
मुख्तलिफ मुतालबात रखे हैं, वो मेन जो मुद्दा है जिस पे आप डटे हुए हैं उसको ज़रा एलेबरेट कर दें, समझ आ जाएगी। हर बंदा यही चाह रहा है कि जमात इस्लामी इस वक्त जो है वो उसको नज़र आ रही है कि ये एक वाहिद जमात है जो हमारे लिए खड़ी है। गरीब को तो अपना मसीहा सिर्फ उसके अंदर नज़र आ रहा है कि काश हो जाए, गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल दरामद कर ले और बिजली के बिल कम हो जाए। जो मेन मुद्दा है, मेन मुतालबा है कि इससे पीछे नहीं हटा जाएगा, वो क्या है? ये बुनियादी तो हमारे जो चंद मुतालबात हैं वो मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले मसला है बिजली। असल कॉस्ट लोगों से वसूल की जाए, इसके ऊपर जो नफा अंदोजी हो रही है, इसके ऊपर जो IPP के सरचार्ज लगाए गए हैं, जिसपे टैक्स लगाए जा रहे हैं, टेलीविजन फीस वसूल की जा रही है, सब खत्म कर दे। जितना बिजली पैदा करने के लिए आप फैक्टर्स हैं उनको काउंट करके, और ये तकरीबन 20, 22, 30 रुपए का जो है वो यूनिट बन जाएगा। ठीक है, ये करें, ये स्लैब व्लैब खत्म करें। बिल्कुल गरीब को और अमीर को और इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री की भी ज्यादा जरूरत है। आप बिजली सस्ती देंगे तो यहाँ इंडस्ट्री चलेगी, रोजगार आएगा, वरना तो हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी फैल रही है, इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही है, कंज्यूमर सोसाइटी बन गए हैं, आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा मसला ये है कि आपने एक्सपोर्ट के ऊपर एक नया टैक्स लगा दिया, ट्रेड डेफिसिट पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप इंपोर्ट्स के बजाय आप एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए उन्हें कोई आपको कुछ सहूलियात देनी चाहिए। कुजा ये कि आप उनके ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं, ये भी गोया आप बैरूनी सरमायाकारों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और लोकल लोगों को जो है वो पिंच कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि जो मुलाजिम पेशा लोग हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के अंदर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उनको जो टैक्सेस का इन्होंने इस बजट के अंदर इजाफा किया वो खत्म करें। आपने टैक्स लगाना है, लोगों की कोई ऐसी इनकम का जी 10 लाख से महीने से ऊपर लोग हैं, ठीक है, उनसे आप टैक्स लें, लेकिन आम मुलाजिम पेशा लोगों से जो है ना वो टैक्सेस लेना उनकी सैलरीज के ऊपर। ये और ऐसे माहौल में कि जब एक एक का बिल जो है वो 80, 85 हज़ार आ रहा है, उसके बाद फिर आप उनकी सैलरी के ऊपर भी टैक्स वसूल कर रहे हैं, ये खत्म करें। ये 3 बड़ी बुनियादी मुतालबात हैं। उसके अलावा भी जाहिर है गुफ्तगू तो होगी किसानों का, गंदम का, ये सारा, और आटे की मिलों का, ये एक इजाफी चीजें, लेकिन ये 3 बुनियादी चीजें हैं कि जिसके ऊपर हम फोकस रखते हैं। अच्छा अमीरुल अजीम साहब, इनके आने वाले दिनों में हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती तो अगला लाहेमल आपका क्या होगा? हमारा क्या लाहेमल है? लाहेमल अवाम ने बताना है, और अवाम का मूड नजर तो ये आ रहा है कि अगर हुकूमत अपनी जिद के ऊपर डटी रही तो अवाम जो है वो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, चाहे कोई पार्टी आए या ना आए। आपने इसका मंजर देखा होगा कि कश्मीर में लोग निकले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे तो ये लगता है कि अगर ये हुकूमत ने कोई मतलब उनके कानों पे जूं ना रेंगी तो फिर उन्हें जो श्रीलंका के हालात पैदा हुए हैं, जो कश्मीर का एक ट्रेलर यहाँ पर चला है, ये पाकिस्तान के अंदर भी कोई सिविल नाफरमानी की कैफियत बन जाएगी। आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है धरने के मुकाम पर गवर्नमेंट की जानिब से, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कोई स्मूथ चीज़ें हैं या कोई मुश्किलात भी दरपेश आ रही हैं? ये है कि फैसिलिटेट करना होता तो ना हमारी गिरफ्तारियां होती और ना हमें नजरबंद किया जाता। अब तो हुकूमत की मजबूरी थी कि जी वो कहीं ना कहीं जो है वो मौका हमें देती उठाने का, बैठने का, और बहरहाल हमने 3-4 जगहों पे धरने दिए और फिर बिल आखिर अपनी इज्तिमाई कुव्वत को जो है वो एक यहाँ पर आके जमा कर लिया है। और आने वाले दिनों में फिर हम फैसला करेंगे कि हमने किधर जाना। अमीरुल अजीम साहब, नदीम बस्सा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, अगर आप कुछ पूछना चाहें अमीरुल अजीम साहब से तो। नहीं, अमीरुल अजीम साहब जहाँ दीदा आदमी हैं और उनका मुल्की सियासत पे और मुल्की मामलात पे बड़ा गहरा जिसे कहते हैं मुतालिया भी है, नज़र भी है। तो मेरा सवाल तो नहीं, लेकिन मैं अमीरुल अजीम साहब से एक जो मेरे दिल की बात है, मुझे लगता है अमीरुल अजीम साहब आपने सुना होगा कि पंजाब के अंदर जो है वो कूड़ा टैक्स लग गया है। अगर हालात यही रहे एहतजाज के और धरनों के, तो ये ना हो कि हुकूमत कहीं एहतजाज और धरनों पे भी टैक्स लगा दे। कहीं आपको ये तो होता नज़र नहीं आ रहा कहीं आगे जाके? भी बहुत कुछ होता है वो नजर आ रहा है। वो तो सांस लेने पे भी टैक्स लगेगा, वो मरने पे भी टैक्स लगेगा। अच्छा, अब ये जो मज़ीद एक मुज़ायका ख़ेज़ आज टैक्स शुरू किया गया है कूड़ा टैक्स के हवाले से, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग एहतजाज के लिए निकले हैं तो बिजली की कीमतें जो है वो कम की जाएं, लेकिन बाकी चीज़ों में इतना निचोड़ लिया जाए आवाम को कि जो कुछ नज़र ही नहीं आ रही हैं कि उसमें बढ़ा दिया जाए चीज़ें? ऐसा तो नहीं होगा एक तरफ से मान लिया जाए, दूसरी तरफ से मज़ीद नीचे दबा दिया जाए?
देखिए वो तो यही रहा है ना कि एक कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं। एक जगह कोई रिलीफ देते हैं पेट्रोल की कीमतों में, चंद दिनों के लिए कमी करते हैं और उसके बाद फिर उसमें इजाफा कर देते हैं। ये तो एक अरसे दराज की कैफियत है, ये सिर्फ आज की हुकूमत का मसला नहीं है। पिछले 30 वर्षों में हर हुकूमत ने यही किया है। अगर आप आज की हुकूमत पे जो चार्जशीट चस्पा करेंगे तो वो चार्जशीट तो पिछली तमाम हुकूमतों के साथ है, चाहे वो बैनुल अक़वामी कर्जे हों, IMF की डिक्टेशन हो और अपनी खुद मुख्तारी का सौदा हो, तो किसी हुकूमत ने भी खड़े होने की बात नहीं की। अवाम को उनके हकूक देने के बजाय बस कुछ खैरात जरूर बांटी है, चाहे वो इनकम जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या लैपटॉप देना हो या इस तरह की कुछ और चीज है। अच्छा, अमीरुल नज़ीम साहब, आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। IPPs पे ज़रा इनसे इनकी राय ले लेते हैं, आप भी साथ रहिएगा। कानूनी राय क्या है आरिफ चौधरी साहब, मामलात को किस तरह से देखते हैं? ये जो IPPs के साथ माहदे हैं, क्या हम इससे जान नहीं छुड़ा सकते हैं? क्या इतने ही ये गले का हमारे तौक बने हुए हैं कि ये यहीं पर रहेंगे, मौजूद रहेंगे, हम इससे जान नहीं छुड़ा सकेंगे, ये सारी ज़िंदगी हमारे साथ चलते रहेंगे? कोई ऐसा हल तो होना चाहिए ना कि ये जो इनके सारे एग्रीमेंट्स हैं ये ख़त्म हो जाए और हम निकल कर कुछ अपना लिए बेहतर सोच लें। देखिए, मैं आपको एक बात करूं कि ये बहुत ही फजूल किस्म की दलील दी जाती है कि जी हमने वायदे किए हुए और हम उन वायदों से निकल नहीं सकते। कोई भी वायदा जो है अगर वो अवामी मफाद के खिलाफ हो और नजर आ रहा हो कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बिल्कुल अवाम दुश्मन है और उससे नुकसान हो रहा है, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, कोई कानून ऐसा नहीं है जो आपको मजबूर करे कि खुदकुशी का वायदा जो है उसे कंटिन्यू करे। यानी अगर कोई शख्स हमारे बिहाफ पे, पाकिस्तान के अवाम के बिहाफ पे इक़्तिदार उसे मिल गया, किसी ने देश दिलवा दिया और उसके बाद उसने ये वायदा कर दिया कि जनाब ये अवाम जो है इनको हमने इनका गला घोटना है और अवाम को यानी खुदकुशी पे मजबूर करना है, तो उसके बाद आने वाली जो हुकूमतें हैं अगर उनमें कोई सेंस हो या उनमें कोई थोड़ा सा या हो, तो उन्हें वो जो गला घोटने वाली पॉलिसी है, खुदकुशी पे मजबूर करने वाली पॉलिसी है या वायदे हैं, उनसे वो लीगल आउट कर सकते हैं। ये तो कानूनी बात है। अमीरुल अजीम साहब से एक गुजारिश है मेरी है और वो एक अंदाज से उनसे गुफ्तगू भी हो जाएगी, यानी मतलब है कि अभी अरसा हो गया कभी बात नहीं हुई। एक बात यह है कि अब बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि हमारी तो बहुत पहले ख्वाहिश थी कि जमात इस्लामी जो है वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करे। काजी हुसैन अहमद के ज़माने में ऐसा हुआ कुछ, लेकिन अब तो माशाअल्लाह बिल्कुल ये एक अवामी तहरीक बन के उभरी है। लेकिन एक गुजारिश मेरी है कि इसको अगर तो सिर्फ जमात इस्लामी की ताकत बनाना है और दिखाना है, उस हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इसे कामयाबी तक ले जाना है तो कोलैबोरेशन करना, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया था, वो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप यानी ये जो फरमा रहे थे अमीरुल अजीम साहब, ये कह रहे थे कि हमने तहरीक चला दी है महंगाई के खिलाफ, IPP के खिलाफ, अब उसमें जो भी आना चाहता है आके खामोशी से बैठ जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर सियासी जमात जो है वो अपना वजन लोगों को डालना चाहती है किसी भी कॉज में और उसकी कीमत वसूल करना चाहती है इन टर्म्स ऑफ पब्लिसिटी, इन टर्म्स ऑफ जो लोगों के अंदर एक हाइप क्रिएट करने वाली बात है। तो उसमें अगर एक जमात के साथ इनके सारे मामला मिलते हैं और वो PTI है और उनसे इनके पहले भी काफी सारी चीजें जो है मुश्तरका, खासतौर पर कराची में जिस तरह की सिचुएशन हुई, इनका कोलैबोरेशन हुआ और अब भी मुझे ये लगता है कि ये जमातें बहुत करीब है अपने ख्यालात के एतबार से। अकायद जमातों के अपने अपने होते हैं, तो उसमें अगर ये कोशिश की चोई साहब पूछ लेते हैं अमीरुल अजीम साहब, चोई साहब के ने सवाल किया आपसे, आपका क्या नुक्ता नजर है उस पर? क्या सवाल किया? चुके चोई साहब ने बहुत वाज़ेह बात। जी कंटिन्यू कीजिए। नहीं, आप फरमाइए ना, मुझे सवाल बताइए क्या। अच्छा, उन्होंने कहा है कि अगर कोलैबोरेशन की जाए तो उसमें जो है वो कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि PTI के साथ पहले भी कराची के मामलात में आप लोगों ने मिलकर काम किया तो बहुत बेहतरी की जानिब चीज़ें गई थी। तो ये जो मामला है आपका, ये जो आपने तहरीक चलाई है, इसको सिर्फ यहाँ तक ना रखिएगा, इसको कुछ सैर हासिल नताइज तक इसको कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं यकीन दिलाता हूँ जी, और अगर कोई हमारे साथ आने के लिए तैयार है तो हमारी
खुशामदीद, बिल्कुल हम बार बार कह रहे हैं। मैं तो अगली बात भी कह रहा हूँ कि अगर कोई हमारे साथ नहीं आना चाहता तो इन्हीं मकासद के साथ वो खुद आगे बढ़ जाए और मिलजुल कर जो है ना वो इस मसले को हल करवाएं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है नदीम बसरा साहब, जिस तरह से आपने गुफ्तगू सुनी, अब मामलात को किस तरफ जाता देख रहे हैं? एक तो आईपीबीज़ के साथ हमारे माहदे काफ़ी ज़्यादा संगीन है कि जिससे जान छुड़ाना जो है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ और बहुत से मामलात ऐसे हैं कि हुकूमत कोई संजीदा नज़र नहीं आ रही है। उमर साहब, मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या आप ये समझते हैं कि हमने मुल्क को संभाला है? आज तक 1947 से लेके आज तक किसी हुकूमत ने मुल्क के मसाइल को ऑन किया है? कोई हुक्मरान आके ये कौम के सामने उसने बयान दिया हो कि हम इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा हैं? हर हुकूमत में आने वाली जमात का इलेक्शन में एक अपना मैनिफेस्टो होता है। जमात इस्लामी का भी एक अपना मैनिफेस्टो है, लेकिन अमीरुल अजीम साहब को ये बात बखूबी मालूम है कि जो लोग इस वक्त मुज़ाकरात इनके साथ कर रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। क्या मुल्क के अंदर जो इस वक्त बिजली का इस वक्त जो इतने टैक्सेस लगे हैं और इतने ज़्यादा उसकी कीमतें बढ़ी हैं, क्या इनके पास इतना इख्तियार है कि वो जमात इस्लामी के मुतालबे पे उन टैक्सेस को कम कर देंगे? भाई उनकी डोरी कहीं और से हिल रही है। जमात इस्लामी तो अपना एक अवामी जो है मुकदमा लेके वहाँ पे चली गई है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इस वक्त देखा जाए कि जो हुकूमती कमेटी है उनके पास कोई मैंडेट नहीं है। ये लॉलीपॉप होगा, ये इनके साथ जो एक टेक्निकल कमेटी बनी है उन्हें कहेंगे जी कि कुछ दिनों के बाद जो हम इस मामले को जो है सेनेट में रख देंगे, हम कायमा कमेटी में ले जाएंगे, हम कौमी असम्बली में इस पर जो है वो बिल ले आएंगे, कुछ भी कह देंगे। लेकिन बहरहाल की हुकूमत इस वक्त घबराहट का शिकार तो है जी। अगर आप मैं एक शेर जो है ना वो लिखा था मिर्ज़ा गालिब का, अगर कहे तो मौजूदा हालात पे आपको सुना दूं। सुनाइए, फिर उसके बाद ब्रेक ले लेते हैं। हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटू जिगर को मैं, हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटू जिगर को मैं, मकदूर हूँ तो साथ रखूँ नोहा घर को मैं, छोड़ा ना रश्क ने तेरे घर के नाम का, छोड़ा ना रश्क ने तेरे घर का नाम का, हर एक से पूछता हूँ कि जाऊँ किधर को मैं। तो हर एक यही सवाल कर रहा है कि मैं किधर को जाऊँ, तो इसलिए मुल्की हालात आपके सामने। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। अमीरुल अजीम साहब से हम जो है वो इजाज़त चाहेंगे और आपका बहुत शुक्रिया अजीम साहब, आपने वक्त दिया और अपनी मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला। धरने में आप मौजूद थे, कल भी आप हमारे साथ थे और आज भी आप हमारे साथ मौजूद थे। और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और नदीम बसरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमने बात करनी है ये जो बहुत से मतलब कि मज़ीद बढ़ाए गए हैं अलाउंसेस गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स के और पार्लियामेंटेरियंस के, उस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद कूड़ा टैक्स पे बात रह गई थी, वो भी हम दोबारा से बात करेंगे। तो ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं पावर शो में। और आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो ब्रेक से पहले हम सोच रहे थे कि बात इस पर करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो आवाम के लिए टैक्सेस बढ़ाए हैं, लेकिन दूसरी जानिब अरकान पार्लियामेंट के लिए मज़ीद मामलात को सहल बना दिया है। जो 15 रुपये उनका टैक्स होता था, 15 रुपये का अलाउंस होता था, ट्रैवल अलाउंस, उसको बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया है। फिर हमने अब जिक्र किया बल्कि देखा कि स्पीकर पंजाब असम्बली साहब को एक अपनी पुरानी गाड़ी जो है वो रास नहीं आ रही है। उन्होंने कहा जी मेरे लिए नई गाड़ी ख़रीदी जाए। तो तकरीबन 10 करोड़ रुपए की गाड़ी उनके लिए ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि उनके लिए आएगी एक नई गाड़ी। और उसके बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर साहब को भी वो पुरानी गाड़ी जो है ना वो रास नहीं आ रही। वो कहते हैं जी फॉर्च्यूनर ख़रीदनी है और नए मॉडल की ख़रीदनी है, तो 2.5-3 करोड़ रुपये की वो गाड़ी हैं। और फिर निचला स्टाफ जो है वो कैसे पीछे रहे, उसकी गाड़ियों की भी मंजूरी दी गई है। पता नहीं कितनी सदाकत है इसके अंदर। होता यही है कि जब मीडिया पे बात आ जाती है बाद में उसको कैंसिल कर दिया जाता है। और ये अपनी अयाशियाँ कम नहीं हो रही हैं, लेकिन अवाम पर टैक्स डलता जा रहा है। आरिफ चौधरी साहब किस तरह से देखते हैं इन मामलात को कि अवाम पर तो टैक्स पे टैक्स लगता जा रहा है, सांस लेने पे टैक्स रह गया, बाकी हर चीज़ पर हमारे पास टैक्स लगा हुआ है, लेकिन अपनी मराहत को बढ़ाया जा रहा है, बार बार बढ़ाया जा रहा है। इस पर कौन एक्शन लेगा? पहले लोगों को खौफ होता था, हुक्मरानों को इस तरह की चीजें सामने नहीं आने देते थे। और लेकिन अब ये समझे कि इतनी बेखौफी है
कि ये वो, चूंकि हुक्मरानों को पता है कि ये इक़्तिदार उन्हें अवाम के लिए नहीं मिला, अवाम की ताकत से वो नहीं आए, जी जिस ताकत के लिए वो आए हैं उनका सहारा उन्हें नजर आता है कि उनके साथ है, इस वजह से वो खुद खेल रहे हैं, बड़ी बेखौफी के साथ ये काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि इससे ज्यादा वाज़ेह सबूत क्या हो रहा है, हो सकता है कि लूटने वाला जो लूट रहा है अवाम को, वो अपनी मुराद में इजाफा कर रहा है और ये नजर आ रहा है हर एक को। आप यानी एक तत्बीक जो है, यानी एक तरफ आप टैक्स लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप अब उनके जो है मुराद में इजाफा कर रहे हैं। यानी पंजाब के अंदर इससे पहले, जब सबसे पहले ये जो खातून वज़ीर आला बनी है, तो उसने सबसे पहला काम ही जो था वो अपने हेलीकॉप्टर का सफर, और फिर उसके बाद उसने जनाब इतनी नई गाड़ी के ऊपर, मुरम्मत के ऊपर कई करोड़ रुपया, और इस तरह, यानी मतलब है कि ये तो बात ऐसी है। मैं आपको एक आज छोटा सा वाकया बयान करता हूँ कि एक जमाना था जब हम वहाँ बार काउंसिल के मेंबर थे, तो शहबाज शरीफ साहब हमारे पास आए, तो ये फरमाने लगे तकरीर में, 98 की बात है, देखिए यानी सारी सहूलतें वो मॉडल टाउन में, डिफेंस में, और मेरी माएँ बहनें सड़कों पे खड़ी हैं और उनके पास यानी कोई सवारी नहीं है। तो मैंने कहा कि इस मुल्क पे कुछ नहीं हो सकता कि जिसके हुक्मरान इतने बददियानत हों कि खुद के सामने, यानी वो खुद मुराद दे रहे हैं, डिफेंस में भी खुद हैं, मॉडल टाउन को भी सारी सहूलतें खुद दे रहे हैं, और सामने खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हमें कौम का बड़ा दर्द है, मेरी माओ बहनों के पास तो कुछ भी नहीं है। और एक और बात, जब ये कहा गया उस जमाने के जी हम एटमी ताकत बनेंगे चाहे हमें घास भी खाना पड़े, मैं रिकॉर्ड पे उबार के कि मैंने ये बात की थी पब्लिकली कि ये जो घास खाने वाली बात है ये अवाम की तरफ है, और अवाम जो आज घास खाने पे मजबूर है, कल उन्हें सूखी घास मिलेगी, उनकी घास जो है वो भी सर्व नहीं होगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, जितनी कुर्बानियां ये मांगते हैं, ये कि जी कौम को हमें बड़े फैसले करने पड़ेंगे, जी मुश्किल फैसले, कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुश्किल फैसले क्या है? कौम पे टैक्स, और आसानी क्या है? आपकी अपनी मुराद, यानी आपके अपने लिए सारी चीजें जो पहले से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो मैं ये आपको अर्ज करूं कि अगर ये बिल्कुल किसी के जेहन में अगर ये बात हो, शेर बड़ा सोना, बड़ा अच्छा पढ़ा मेरे दोस्त ने, बसरा साहब ने, वही शेर है, यानी बिल्कुल आप ये समझे कि ऐसी सूरत हाल में कोई क्या कहेगा कि जब वो कहते हैं कि आंखों को बंद करके गुजर जाइए जफर, होता है इस नवाह में क्या क्या न देखिए। यानी हमारी हालत ये है कि हमारे सामने हम सिवाय आंखें बंद करने के, आप देखिए ना, बड़े दर्द दिल से आप ये प्रोग्राम करते हैं, आवाज पहुंचाते हैं, लेकिन उन तक ये आवाज पहुंचती है और फायरवाल भी नहीं रोकती, क्योंकि आपको ऐसी बात तो नहीं करते। तो बात यह कि इसके बावजूद असर नहीं है, और कभी फर्क नहीं पड़ सकता किसी तौर पर भी ये बात लिख रहे कि मुझे एक खातून जो प्रोग्राम कर रही थी बहुत अर्सा पहले पीटीवी पे, उस जमाने में इतनी पाबंदियां नहीं थी, मुझे मैं था उसमें, तो मुझे कहने लगी सर आप ये बताएं कि कभी कोई तब्दीली आएगी? मैंने कहा कभी नहीं। कहने लगे ऐसा क्यों है, आप तो मायूसी की बात। मैंने कहा ये ऐसा इसलिए है कि जिनसे आप तवक्को कर रहे हैं, सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी, तो देखना ये है कि तू जालिम कहां तक है। इन सितमगरों से आपको क्या वफा की तवक्को हो सकती है? इनको जुल्म और जबर जितना ज्यादा से ज्यादा इन्हें मौका मिलेगा वही करते चले जाएंगे। इसलिए अब हमारा काम हमें करना चाहिए, इस पे जोर देना चाहिए, और ताकि कम अज कम ये आवाजें आज तक पहुंची हैं, तो उसका नतीजा ये है कि लोग मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने वहां जाके निशानात लगाए हैं जहाँ कोई जो नजर नहीं आ रहे थे, और उन्होंने चौधरी साहब, बसरा साहब को भी ऐड कर लेते हैं, पहुंचा। बसरा साहब को भी ऐड कर लेते हैं गुफ्तगू में। बसरा साहब, किस तरह से मामलात को सही किया जाएगा? अवाम पर जो है वो हमेशा कोई भी गवर्नमेंट आती है वो यही सोचती है कि अवाम के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, अपने टैक्सेस कम नहीं होंगे।
तो कब तक हम आवाम जो हैं वो पिसता रहेगा? पहले तो सिर्फ एक जो लोअर मिडिल क्लास तबका था या जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग थे वो रोते थे, अब तो मिडिल क्लास तबका भी जो है वो रोने पे आ गया है कि अगर आपके 200 यूनिट होंगे तो बिल आपका 3000 आएगा, अगर आपका 201 हो जाएगा तो 8000 पे पहुंच जाएगा, और फिर अगर 400 300 400 यूनिट होंगे तो फिर 12 15 20 24 22,000 रुपया बिल आ जाएगा। मिडिल क्लास तबका भी रोने लग गया है। उमर साहब देखिए, बात यह है कि चौधरी साहब बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि जो हालात हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं किसी और तरफ। जो घास की बात की कि वाकई वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आइंदा ऐसे हालात होंगे कि लोगों को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। आपने बात की गाड़ियों की, देखिए पंजाब असेंबली के अंदर क्या हुआ, अपोजिशन लीडर का चैम्बर ले लिया गया, अपोजिशन लीडर से ड्राइवर ले लिया गया, उन्होंने गुस्से में अपनी गाड़ी वापस कर दी। 11 अरकान जो है मुअत्तल हैं अभी तक। और आप ये बात सुनकर हैरान हो गए कि एक असेंबली का जो सेशन होता है आपको इतने करोड़ में पड़ता है कि आप उस पर आप एक दफ़ा सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि कितने करोड़ होते हैं सारी चीज़ों। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ी शिद्दत है। क्या जब 1857 के बाद 1947 जो 90 साल हुकूमत की है इधर अंग्रेज़ों ने, क्या आप समझते हैं कि जो वसाइल दे के गए थे हमारे मुल्क को, रेलवे वो दे के गए हैं, आपके हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग उन्होंने खड़ी की है, यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने खड़ी की है, क्या हमने मुल्क के वसाइल का एहतराम किया है? हमने तो भाई मुल्क के वसाइल को लूटा है हर हाथों से। और अभी तक देखें जिन लोगों ने इस मुल्क के वसाइल को लूटा है, पाकिस्तान को मादरे मिल्लत कहा जाता है। क्या मादरे मिल्लत कहने वाले ये बड़ा वर्ड है भाई? मादरे मिल्लत मतलब ये है कि आपकी माँ, आपने अपनी माँ के हिस्से को भेज दिया है। ये तो कहीं भी नहीं होता कि आप अपने मुल्क के वसाइल को इस तरीके से ले जाएं कि आवाम के पास एक वक्त की रोटी भी ना हो और आप अपनी करोड़ों की गाड़ियाँ, अयाशियाँ, सारी चीज़ों की। ये सही मानों में आप देखें ना कि हुकूमत अगर घबराहट का भी शिकार है, लेकिन वो लूटने से भी बात नहीं आ रही, वो लूटी जा रही है दोनों हाथों से। अरकान असेंबली का जो बिजली के बिलों पे बात की कि उनके भी टैरिफ जो है ना वो रिवाइज होना चाहिए, उनकी जो है सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए, उन्होंने आंखें निकालना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कोई किसी की जरूरत है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में लेके आए, उन्होंने सेक्रेटरी पावर को आंखें निकाली। मैं रिपोर्टर हूँ तो मैं आपको एक न्यूज़ दे रहा हूँ, मैं अपनी खबर दे रहा हूँ कि मेरी ना पाकिस्तान एक बड़े मोतबर शख्सियत से मुलाकात हुई, मेरी उनसे बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि एक नई सियासी जमात जनूबी पंजाब से बनने जा रही है, मुल्कगीर, जिसके अंदर पूरे मुल्क के जागीरदार, सियासतदान, उसके अंदर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, उसके अंदर सनतकार शामिल होंगे। ये सियासी जमात वो नहीं होगी जैसे मुफ्ता इस्माइल साहब और शाद खान जहांगीर तरीन साहब ने भी तो जनूबी पंजाब से बनाई थी ना। हाँ, उन्होंने भी बनाई थी, लेकिन इसके अंदर ये अब इसको देखे जो लोग इसका फैसला कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सियासत गई बाढ़ में, हमने रियासत को बचाना है। तो रियासत बचाने के लिए एक नई जमात आएगी और ये इस नई जमात के लिए काम शुरू हो गया और उसके अंदर जो है वो बड़े बड़े लोग राब्तों में हैं और उसके अंदर जो है वो 2-3 उनकी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। हो सकता है कि जो सितंबर है उसके अंदर को बड़े फैसले हो जाएं, तब्दीलियां हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि एक फॉर्मेशन ये भी बन रही है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाए। ये जहन में रखिएगा, अगर वो आए तो 15 से 20 साल रहेंगे इस मुल्क के अंदर और उसकी बड़ी कड़ी शराइत होंगी, आवाम के लिए अच्छी होंगी, कड़ी शराइत होंगी। ठीक है बसरा साहब, ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है। आपने एक खबर दी है हमें, इस पर हम बात चौधरी साहब से भी बात करें, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप कहीं में जाइएगा, हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं पावर शो में। तो ब्रेक से पहले नदीम बसरा साहब ने गुफ्तगू की थी कि एक नई पार्टी आने वाली है, तो इससे ही एक आरिफ चौधरी साहब से भी अब जान लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जिस तरह एक पार्टी बनाई मुफ्ता इस्माइल साहब ने और हमारे जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, शाहिद खान अब्बासी साहब ने, उसके बाद एक और पार्टी बनी और अब और बनने जा रही है, तो कहीं ये पार्टीज़ मिलकर जो है वो कुछ नया तजर्बा तो नहीं होने जा रहा आने वाले दिनों में कि पिछली पार्टियों से जान छुड़ाई जाए और अगला तजर्बा किया जाए? मैं आपको एक अर्ज करूं, ये फलसफा ही गलत है। ये जो कहते हैं ना कि सियासत हमने कुर्बान कर दी रियासत को बचाने के लिए और कोई नई पार्टी आएगी और टेक्नोक्रेट्स आएंगे और वो इतने साल रहेंगे, ये सारी बातें वो हैं
कि जो इससे पहले बहुत दफ़ा सुनी जा चुकी हैं, और जो कहने वाले हैं, जो करने वाले हैं, वो इस बात को भूल रहे हैं कि इन्हीं बातों का नतीजा है कि हमने गैर सियासी इलेक्शन करवाए, गैर जमाती इलेक्शन करवाए, पाकिस्तान को गैर सियासी बनाने के चक्कर में हमने पाकिस्तान को बेआइन कर दिया, हमने पाकिस्तान को इतना बेआबरू कर दिया कि आज हम कहीं के नहीं रहे। सीधा सीधा इलाज इस चीज़ का वही है जो पूरी दुनिया में है, और वो ये है कि इन हकायक को तस्लीम किया जाए। हर इदारा ये समझे, फौज जो है वो हमारे मुल्क की फौज है, वो ये समझे कि उसकी जिम्मेदारी सरहदों की हिफाजत है। सियासत करना सियासतदानों का काम है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने वोट दिए, अवाम की राय जिन्होंने दी, उन्हें उनका मैंडेट वापस किया जाए और उसके मुताबिक गवर्नमेंट बनाई जाए और आइन के पाबंद सब लोगों को किया जाए। और किसी की मजाल नहीं होनी चाहिए कि बाबरा आइन कोई कदम उठा सके। कोई हुक्मरान चाहे वो कल को जितना भी पॉपुलर हो, उस पर ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो आइन के बरक्स मुखालफों को पकड़ के जेल में डाले, या हर चीज का इलाज जो है हमारे पास मौजूद है। चौधरी साहब, ये तो हर दौर में हुआ है। रहते हुए इस तरह के, एक सेकंड आपको बात बताऊं, एक दफा एक तजुर्बा हुआ, यहाँ तो इस्लाम का नाम भी इस तरह इस्तेमाल होता है, जरा इन्हीं की बैकग्राउंड में जाएं। एक तंजीम बनी थी अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ ज़िम्मेदारा तहत शरिया, और इसके नवाबजादा नसरुल्लाह खान सेक्रेटरी जनरल थे, और पीर नौबहार शाह जो थे वो मुल्तान वाले, आपको याद होगा हमारे स्पीकर साहब साबिक जो थे, उनके वालिद साहब वो इसके सदर थे, और उसमें और जो थे यानी और जागीरदार जो थे मुख्तलिफ जगह के, यानी कर्नल साहब जो थे इधर आबदा हुसैन, कर्नल आबद हुसैन, वो भी थे इसमें। हमारे यहाँ जागीरदार, सरमायादार, पैसे वाला जो ये कहता है ना कि मैं अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं, मैं पाकिस्तान को बचाना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान को बचाने वाले हमारे सियासतदान या हमारे जिम्मेदार होते या हमारे मुआत्तर तबका होता, तो यकीन जानिए पाकिस्तान की हालत ना होती। कोई शख्स, आप देखें, जब इनकी मुराद पे यही जागीरदार है जो अभी भी हुकूमत में है, किसी का कई नस्लों से, इनके अपने ऊपर जब हाथ पड़ता है जरा बराबर कि जी आप थोड़ी सी मुराद, आज तक किसने ये कोशिश की है कि वो ये कहे कि पाकिस्तान के अंदर जो ये असम्बलियां हैं, खड़ा होकर कहे कि जनाब नहीं, हमें ये मुराद नहीं चाहिए, और उसके बाद बाकायदा रेजोल्यूशन के जरिए कहे। कोई शख्स ऐसा नहीं है, सब के सब, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जब अपने जाती मफादात और मुराद की बात आती है, सवाल ले लें, सब एक है। तो सब सवाल ले लें, आप माहिर कानून भी हैं, तो हम कोई ऐसा मैकेनिज्म या ऐसा कोई कानून आज तक नहीं बना हमारे मुल्क के अंदर के अवाम की रिलीफ के लिए कि अवाम पर इतने बेजा टैक्सेस ना लगाए जाएं, और ये जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, ये जो इदारों के ऑफिशल्स हैं, ये जो लेस्को मुलाजमीन को, वापडा मुलाजमीन को मुफ्त बिजली मिलती है, और हालांकि बना भी नहीं रहे हैं वापडा मुलाजमीन और प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं, फिर भी याशियाँ ये कर रहे हैं, सिर्फ तकसीम इनके पास आती है, ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उसका इतना इनको फायदा मिल रहा है। तो ऐसा कोई कानून नहीं बना इतने साल में, किसी ने कोशिश नहीं की? कायदे आज़म ने फरमाया था, और वो कानून की हैसियत ही रखती थी बात कि, और वो उस वक्त हर जगह जहाँ जहाँ भी सरकारी दफातर होते थे वहाँ वो सामने लगाया जाता था कि जो आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसरशाही जो है, उसका कोई काम नहीं है सियासतदानों के करीब जाना, यानी वो ना जाए। जब ये सिलसिला बदला, अफसरशाही आपकी जाती मुलाजम हो गई, नवाज शरीफ साहब के दौर से ये सिलसिला शुरू हुआ, और आपने उनको बिल्कुल इसी तरह अपनी मुलाजमतों में रख दिया। थे वो अफसरशाही, नौकरशाही, आपने उनको कारपोरेशन बना दी, अपनी कारपोरेशन उनके साथ, उनको उनसे कारोबार करवाना शुरू कर दिया, और आपने अपने ये मेरा अफसर, ये आपका अफसर, ये मेरा नौकर, ये आपका नौकर, सरकारी नौकर जो थे, उसका नतीजा ये हुआ है कि अब ये सारे मफादात और मुराद जो हैं, वो ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, जागीरदार, सरमायादार और आपका सियासतदान, वो मिल के खाते हैं। ठीक है, बसरा साहब को भी ऐड कर लेते हैं, वक्त की कमी है, बसरा साहब को भी ऐड कर लेते हैं गुफ्तगू में। बसरा साहब, आवाम की फलाह के लिए कौन सोचेगा, किस तरह से मामलात को टैकल होंगे और आवाम के लिए बेहतरी होगी, ज़रा आखिर में ये भी बता दीजिए। देखिए, मैंने जो बात की थी पहले, आरफ चौधरी साहब की जो राय है मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मेरा उनसे मुत्फिक होना ज़रूरी नहीं है, पहली बात।
अच्छा, मैंने ये बात की थी जो पहली बात ये है कि वो पार्टी मैं नहीं बना रहा, मैंने तो खबर जो है ना उसको ब्रेक किया है। अच्छा। अगर वो समझते हैं, फारूक लगारी साहब की मिलत पार्टी भी थी, उनको भी जिस तरह इक़्तिदार मिला और जैसे वो आई वो सबको पता है। तारीख़ अपने आप को दोहराती है, ये माकूले ऐसे नहीं बने, ये किसी इसके पीछे एक बड़ी अरकरेज़ी होती है हालात की, वाक़यात की, उसके बाद ये सारी चीज़ें जन्म ली जाती हैं। मुझे ये बताएं कि अवाम की बातें, अवाम की जो फलाह की बातें या अवाम की जो जिसे कहते हैं खुशहाली की बात, अगर इस वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं देखिए तनकीद करना जो है ना वो मुस्बत तनकीद करना हर एक का राइट है, ठीक है। पीटीआई इस वक्त जो मुतालबा कर रही है कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, मुझे आप ये बताएं कि पीटीआई की तरफ से कोई अभी तक कोई ऐसा मंशूर, ऐसा एजेंडा 100 दिनों का, 200 दिनों का, 300 दिनों का दिया गया किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि भाई हम आए तो मुल्क के अंदर जो है ना ये काम करेंगे, हम ये करेंगे, ये भाई वो बात ही ये नहीं करते। वो उनका पहला काम शुरू होता है धरने का, उसी पे ख़त्म हो जाते हैं। 5 अगस्त को जहाँ यौम इस्तेहसाल कश्मीर है, जिसके अंदर और हमारा मौक़िफ़ भी कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया। अब 5 अगस्त को उन्होंने बानी पीटीआई का 100 साल, अपने 1 साल पूरा हो रहा है, 100 साल निकल गए, 1 साल पूरा होगा, तो वो अब उन्होंने कहा कि हम मुल्क में एहतजाज करें। भाई इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको इर्द गिर्द मुल्क के पे हालात उन पर जो है ना नज़र रखनी चाहिए। आपको पता होगा कि अमेरिकी सेनेट में एक सेनेटर है मार्को रूबियो, उन्होंने अभी हाल ही में एक कांग्रेस में बिल उधर पेश किया है कि पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाएं और पाकिस्तान की माली इमदाद बंद की जाए और भारत को नेटो का मेंबर बनाया जाए। हम अपने इस हालात से बाहर निकलेंगे। भाई कल को भारत नेटो का मेंबर बन गया तो हम तो अपने घर की हिफाजत नहीं कर रहे, तो बाउंड्रीज़ की हिफाजत कैसे करेंगे? हमने इससे और भी बाहर सोचना चाहिए कि हमारे मसाइल मुल्क के अंदर ये नहीं है, हमने दुनिया के अंदर रहना है, दुनिया के ममालिक के साथ जो है हमने कंपटीशन करना है, उनके साथ मुकाबला करना है। उसके लिए तमाम सियासी जमातों को कम अज़ कम ये तो होना चाहिए कि किसी एक एजेंडे पे अवाम की फलाह के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए कम अज़ कम एक जगह पे बैठ तो जाएं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो कर ली जाती है, उसके अंदर एजेंडा उठाया जाता है कि हम इस ऑपरेशन को नहीं मानते, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। देखिए मुल्क इस वक्त जो है, आप बाहर मार्केट में जाते होंगे, आपको फीडबैक मिलती होगी। भाई इस वक्त मुल्क के हालात ये है कि अवाम जो है वो कह रहे हैं कि वो रो रहे हैं कि उनके पास गुजर बसर का जो है ना वो उनका हो नहीं रहा है, उनके बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो आपको इस कपड़ों में देखेंगे तो वो बड़ा एक उसको ताज्जुब सा उन्हें होगा। लेकिन बात पता क्या है इसमें आती है कि उनके अंदर इतना ज़्यादा वो एक गुस्सा भरा हुआ है। इसलिए आप जो बात की थी ना शुरू में कि कोई सियासी जमात खुसूसन मुस्लिम लीग नून वो तो घर से बाहर ही निकल रहे, वो कह रही कि अल्लाह अल्लाह करके जो टाइम है वो गुजरता जाए, हम एक कमरे से निकले दूसरे ठीक है। चौधरी साहब को भी जाते जाते चौधरी साहब से पूछ लेते हैं। चौधरी साहब, सरकारी तनख्वाह जो है वो जो बजट में तयन किया गया है उसका 37,000 रुपया एक कम से कम उजरत है गवर्नमेंट की तरफ से। अब एक गरीब की तनख्वाह ही 37,000 है, उसका बिल ही 24,000 का आ जाएगा, तो पीछे को 10-11 हज़ार रुपये में, 8-9 हज़ार रुपये में किस तरह गुजारा करेगा? इस पर क्यों कोई सोचता नहीं है? क्विकली शॉर्ट आंसर दीजिएगा इसका। एक सेकंड में ये अर्ज कर दूं कि जब इन्होंने फरमाया ना कि जी इतनी उसे नेटो का मेंबर बनाने की कही जा रही है, भारत की ताकत उसके जमहूरी होने में है, हमारी कमजोरी हमारे गैर जमहूरी होने में है। हमारी अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कायम हो जाए तो किसी की मजाल नहीं है कि भारत को इस अंदाज में मौका मिले, क्योंकि ये जो जितने सौदे हुए हैं, जो 5 अगस्त को आप कह रहे हैं, ये सौदे करने वाले अरबों डॉलर लेके बाहर बैठे हुए हैं, ये मालात बना के, और यहाँ भी पता नहीं उन्होंने क्या बना दिया। ये पाकिस्तान में गुर्बत का नाम देकर, अवाम के मसाइल का नाम देकर उन्हें उनके बुनियादी हक से महरूम न रखा जाए। उनका सबसे पहला हक, मेरा हक ये है कि अगर मुझे मेरे वोट की कदर होगी, मेरे वोट के मुताबिक मेरी हुकूमत होगी, तो मैं उनका गिरेबान पकड़ सकूंगा, उन्हें कह सकूंगा कि आपको ये किसने इख्तियार दिया है कि मुझे नाने शबीना नहीं मिल रहा और आप जनाब मतलब इतनी बड़ी अपनी मुराद पढ़ रहे हैं और यही आप जो 37,000 की आप बात कर रहे हैं। ये सारी बातें उनके गिरेबान में हाथ सिर्फ वो डाल सकता है जिसे ये इख्तियार दिया जाए कि ये मेरा वोट है और इस वोट की ये कीमत है कि इस वोट के जरिए हुकूमत बनती है, इस वोट के जरिए हुकूमत खत्म होती है।
जब आप इस वोट की बेकदरी करेंगे और हुकूमत बनाएंगे वोट के बगैर किसी और की मर्जी से, वो जो मर्जी करे पाकिस्तान में, वो उनसे ये भी कोई पूछने वाला नहीं है कि वो खड़ा होकर कहता है कि जी मैं कपड़े बेच दूंगा और आपको आटा दूंगा, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। जितने बयानात उन्होंने दिए थे, जो गुफ्तगू उन्होंने की थी, वो सारी की सारी नफी कर रहे हैं। उन्हें इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है और उन्हें पता भी है कि हमें अब आपसे क्या खौफ है। हमने जिनके जरिए इक़्तिदार के एक नुकता है जिसपे मैं आपसे अर्ज करूं, अगर आज आप मुत्तफिक हो जाए, पूरी कौम मुत्तफिक हो जाए और मुत्तहिद हो जाए कि पाकिस्तान में गैर आईनी और गैर जमहूरी कदम हमने नहीं उठने देने, तो यकीन मानिए आपकी पाकिस्तान में इज्जत होगी। वरना आप जितना मर्जी ये कहते रहे कि जनाब पाकिस्तान का नाम लेकर, गरीबों का नाम लेकर, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। और बसरा साहब, 37,000 तनख्वाह है और गुजारा किस तरह से होगा अगर बिल इतने ज़्यादा आ जाएंगे? क्विकली आंसर कीजिएगा इसका। देखिए 37,000 तो मिलता भी नहीं है, सीधी सी बात यह है कि ये तो ज़बानी जमा खर्चा है जो वो खर्च करते हैं सारी चीज़ों में। बाकी टैक्स नहीं कटता, उसमें इम्प्लीमेंट भी कोई नहीं होता। वो बात जो हाफिज अमीर जमात इस्लामी ने कही कि भाई 37,000 में गुजारा नहीं होगा सारी चीज़ों को, मैं आरिफ चौधरी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई मैं जमहूरियत का, अगर इस मुल्क के अंदर गैर जमहूरी रवैयों को साइड पे कर दें और जमहूरियत को लाएं, तो अगर जमहूरियत लाएंगे तो मामला बेहतर हो जाएंगे। आरिफ चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नदीम बसरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। हालात देखते हैं किस तरह से बेहतर होते हैं और किस तरह से हुकूमत को होश आता है कि अवाम के मसाइल को हल करे, ना कि जो है वो पार्लियामेंटेरियंस या इदारों के सरबराहान के जो है मरात में इजाफा करे। अवाम के लिए सोचना चाहिए, तो ही कुछ बेहतर होगा, तो ही हुकूमत कायम रह सकती है। जमहूरियत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी मुल्क में। अगर जमहूरियत हो तो जमहूरियत वालों से हम यही तवक्को करते हैं कि वो अवामी मसाइल को हल करेंगे और चीज़ों को बेहतर करेंगे। एक नए प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।